नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न एंड मोटिवेट विद मोहित। जैसा कि हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था कि बेसिक एंड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था के प्रकार। जिसने ये वाली क्लास देख रहे हैं भाई, पहले वाली क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो पहले आप वो क्लास देखें, उसके MCQ प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज अपलोड कर दी गई है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों एक साथ चलते हैं तो उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमिक, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारत देश क्या, भारत देश एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी है, डेवलपिंग है और लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। तो पहले एक बार इन पॉइंट्स को मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, आगे हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसके अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों काम करेंगे। ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है, खुली अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत हम इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। जिस भी देश में हम इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं वो सारी इकोनॉमी हमारी ओपन इकोनॉमी के अंतर्गत आती है, जिसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद डेवलपिंग इकोनॉमी, जैसे कि हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और 2047 तक भारत एक डेवलप्ड कंट्री बनने जा रहा है, लोअर मिडिल इनकम कंट्री। भारत की प्रति व्यक्ति जो आय है वो 2024-25 का अनुमान $2700 है। आय के आधार पर देशों का हम वर्गीकरण कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। यह वर्गीकरण वर्ल्ड बैंक द्वारा किया जाता है और आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हर साल 1 जुलाई को आती है। इनकम का अर्थ क्या होता है, पर कैपिटा इनकम, जैसा कि हमने पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो प्रति व्यक्ति आय है, जो औसतन हम किसी भी देश का, प्रॉपर कम्युनिटी का, जिस भी बड़े स्तर पर हम उसका प्रयोग करते हैं, वो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में, औसत आय में, आय के आधार पर उसका वर्गीकरण होता है। इसके 4 पॉइंट से हम पहला पॉइंट शुरू कर देना है। हाई इनकम कंट्री, उच्च आय देश, जिसमें प्रति व्यक्ति आय $14,005 से अधिक होनी चाहिए। उसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे अमेरिका, जापान, रूस, यूरोपीय देश। उसके बाद अपर मिडिल इनकम कंट्री, उच्च मध्यम आय देश, जिसके अंदर प्रति व्यक्ति आय $4516 से लेकर $14,005 तक है। उसके बाद लोअर मिडिल इनकम कंट्री, निम्न मध्यम आय देश, जिसमें प्रति व्यक्ति आय $1146 से लेकर $4515 तक है, जिसमें भारत एक उदाहरण है कि भारत किस आय के अंतर्गत आता है। भारत लोअर मिडिल इनकम कंट्री के अंतर्गत आता है। लो इनकम कंट्री, निम्न आय देश, प्रति व्यक्ति आय इसमें $1146 से कम होती है और इसमें अफ्रीका के तकरीबन सभी देश आते हैं। एग्जाम पॉइंट के व्यू से 1% मैंने आपको बता दिया कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो हर साल 1 जुलाई को वितरित होती है, जिसके अंदर हम नया वर्गीकरण देखते हैं कि कौन सा देश इनमें से चारों में से कौन सी इनकम के ऊपर डिपेंडेंसी बना रहा है। यदि हम भारत का जिक्र करें तो भारत अभी फिलहाल तीसरी ट्रिलियन बेस्ड इकोनॉमी बन चुका है। विदेशी व्यापार के आधार पर, जैसे मैंने आपको बताया, फॉरेन ट्रेड जितने भी देश करते हैं वो सारे खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, और जहाँ पर फॉरेन ट्रेड नहीं होती है वो सभी क्लोज्ड अर्थव्यवस्था, मीन्स बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि पॉइंट आप देख रहे हो कि ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति। उसके बाद जो आयात और निर्यात होता है वो दोनों में पॉसिबल होता है, जिसमें जिस देश में आयात और निर्यात है वो क्या है, खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। उसके बाद विदेशी निवेश, FDI की अनुमति जहाँ पर भी होती है वहाँ पर भी क्या होती है, खुली अर्थव्यवस्था होती है। उसके उदाहरण आप देख सकते हो, भारत देश, अमेरिका, जापान, चीन, रशिया, दक्षिण कोरिया आदि। उसके बाद क्लोज्ड इकोनॉमी, जो बंद अर्थव्यवस्था होती है, उसमें आपको जैसे पता, खुली अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उस पर कोई भी रोक नहीं होती है, लेकिन क्लोज्ड इकोनॉमी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक होती है। उसके बाद इसमें ना तो कोई भी आयात होता है ना कोई भी निर्यात होता है। इसमें ना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना इंपोर्ट कर सकते हैं। विदेशी निवेश की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होती है। इसके उदाहरण आप देख सकते हो, उत्तर कोरिया या तुर्कमेनिस्तान। भारत और विदेशी व्यापार, 1991 से पहले भारत का क्या था, एक सीमित विदेशी व्यापार था। तो भारत क्या था उस टाइम पर, एक बंद अर्थव्यवस्था था। लेकिन 1991 के बाद भारत क्या है, ओपन इकोनॉमी है, खुली अर्थव्यवस्था है। विकास के आधार पर भी देशों का वर्गीकरण होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेवलप्ड कंट्री, जो विकसित देश हैं। जैसा कि हमने बताया था कि विकसित देश में क्या होगा, जो कैपिटल है, जो पूंजी है, जिसमें मशीनरी है, उसका उपयोग ज़्यादा होगा, जिसमें उच्च स्तर का जीवन होगा, इनकम भी हाई होगी, और उन्नत तकनीक, जो बेहतर मशीन है, उनका प्रयोग हम करते हैं।
उसके बाद डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश जैसा हमारा भारत है, वहाँ पे क्या होता है, मध्यम जीवन स्तर होता है। विकास की प्रक्रिया में हम नॉर्मली श्रम जो मजदूर है, मजदूरी का यूज करते हैं, मजदूरों का यूज करते हैं, वो सारे कौन से हैं, विकासशील देश हैं। उदाहरण क्या है इसमें, भारत देश। उसके बाद है अंडर डेवलप्ड कंट्री, अल्प विकसित देश। इसके अंदर क्या होता है, जो जीवन स्तर है वो बिल्कुल लो लेवल पे होता है, निम्न जीवन स्तर होता है, और जो उनकी इनकम होती है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। आपको ये पॉइंट याद रखना कि प्रश्न के लिए कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू मैंने दे रखे हैं, डायरेक्टली आप याद कर सकते हो। भारत की जो अर्थव्यवस्था वो कौन सी है, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत क्या है, एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। उसकी आय का वर्गीकरण कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। उसकी रिपोर्ट कब आती है, 1 जुलाई को आती है। इनकम का अर्थ क्या होता है, पर कैपिटा इनकम, जो हमने औसत बताया है उस औसत के तौर पर क्या होता है, पर कैपिटा इनकम, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हमने पढ़ी थी वो आती है। उसके बाद अर्थव्यवस्था के कुछ प्रकार है, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहला है आय के आधार पर, वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन। यह वर्गीकरण जैसा कि हमने बताया कि 1 जुलाई को विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, चारों के चारों मैं अभी बता देता हूँ। उच्च आय देश, जो हाई इनकम कंट्री है, वह 14,005 से अधिक डॉलर होने पर वो किसके अंतर्गत आती है, उच्च आय देश, हाई इनकम कंट्री के अंतर्गत आती है। उसके बाद उदाहरण मैंने बता दिया था, यूएसए, जापान, जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज, ये सारी। उसके बाद जो उच्च मध्यम आय देश मीन्स अपर मिडिल इनकम, उसके अंतर्गत जो आय होती है वो $4516 से लेकर $14,005 तक है। उसके बाद निम्न मध्यम आय देश, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, इसके अंदर अपना भारत देश है, जिसकी जो इनकम है वो $1146 से लेकर $4515 तक है। और जो हमारा भारत देश है वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। निम्न आय देश, लो इनकम कंट्री, ये बिल्कुल निम्न वर्ग के लिए है, जिसमें $1146 से भी कम इनकम होगी, वो सारे किस में आएंगे, निम्न आय देश, लो इनकम कंट्रीज में आएंगे। इसका उदाहरण है कुछ अफ्रीकी देश। उसके बाद जो आय का अर्थ है वो प्रति व्यक्ति औसत पर कैपिटा इनकम है, जो हमने बता दिया था, जिसके अंदर एवरेज होती है। उसके बाद विदेशी व्यापार के आधार पर, जैसा कि हमने बताया था कि फॉरेन ट्रेड जहाँ पर भी होगा वो क्या होगा, ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था होगी, और जहाँ पर फॉरेन ट्रेड नहीं होगा वो क्या होगा, बंद अर्थव्यवस्था होगा। जैसा कि हम पॉइंट पढ़ रहे हैं अभी, खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आयात निर्यात हम आसानी से कर सकते हैं, विदेशी निवेश की अनुमति भी है, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। जैसे उसके उदाहरण है अपना भारत देश, अमेरिका, जापान, रशिया, साउथ कोरिया, चाइना, ये सभी हैं। उसके बाद जो बंद अर्थव्यवस्था है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, उसके अंदर क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड पर पाबंदी होती है। उसमें हम ना तो आयात कर सकते हैं ना निर्यात कर सकते हैं। इसमें विदेशी निवेश बिल्कुल भी नहीं है, फॉरेन ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो नॉर्थ कोरिया और तुर्कमेनिस्तान। विकास के आधार पर भी हमने उसका वर्गीकरण किया, जैसे कि विकसित देश, उच्च जीवन स्तर जहाँ पर हाई क्लास के लोग रहते हैं। विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री, मध्यम जीवन स्तर है जहाँ पे जैसे कि अपना भारत देश है। अल्प विकसित देश, जो अंडर डेवलप्ड है, जिसके अंदर इनकम सोर्स बहुत ही ज़्यादा कम है, और जहाँ पर अब ये तीनों भाई हर एक कैटेगरी के व्यू से हैं, जैसे पढ़ाई के वर्गीकरण पे भी, एजुकेशन पे भी, हेल्थ पे भी, इनकम पे भी, जो रहने का जो तरीका है, सहूलियत है, उन सभी चीज़ों को मिलाकर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। उसके बाद जो जीवन स्तर है, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है, वो भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, जैसा मैं अभी बता रहा था। हम प्रॉपर तरीके से देखते हैं। पहला शिक्षा, जो एजुकेशन सिस्टम है वो। उसके बाद है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब अपनी हेल्थ। उसके बाद है आधारभूत संरचना मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद क्या है, गरीबी, पॉवर्टी। उसके बाद क्या है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद खाद्य उपलब्धता, फूड प्रोडक्शन। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो। उसके बाद औसत आय, जैसा कि हमने पढ़ा था अभी, एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम। उसके बाद पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण में हम कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे कि मशीनी तौर पर हम यूज़ करते हैं उसका, जैसे कि मैंने अभी बताया है। यदि आपने पीछे वाली क्लास अच्छे से देख रखी होगी तो ये क्लास आपको डेफिनेट पूरी समझ में आएगी भाई। यदि आपने नहीं देखी है तो एक बार जाके देखो। उसके बाद जैसा कि हमने अभी बता दिया आपको कि भारत क्या है, एक मध्यम जीवन स्तर विकासशील देश के अंतर्गत आता है, और 2047 तक हमने विकसित देश बनने का संकल्प लिया है। विचारधारा के आधार पर अर्थव्यवस्था के कुछ पॉइंट्स हैं। पहला हम देख लेते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म फ्री या मार्केट इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं, जिसके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हम वो देख सकते हैं। पहला जैसे निजी क्षेत्र का समावित हो, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है, जो
ना के बराबर होता है या होता ही नहीं है। दूसरा पॉइंट है सरकारी हस्तक्षेप नहीं, नो गवर्नमेंट इंटरफेस, गवर्नमेंट का कोई भी इसमें हाथ नहीं होता है। लाभ अधिकतम करना उद्देश्य मीन्स इसमें सिर्फ हम प्रॉफिट देखते हैं, इसमें यह नहीं देखते कि लोगों को मतलब इसका एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि जो अमीर श्रेणी के लोग हैं वो अमीर बनते चले जाते हैं और जो गरीब श्रेणी के वो गरीब होते चले जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई है उसी हिसाब से जो उसकी कीमतें हैं वो तय होंगी, गवर्नमेंट उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आय असमानता अधिक, हाई इनकम इनइक्वलिटी, गरीब गरीब बनता जा रहा है, उसमें अमीर अमीर बनता जाएगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इसके अंदर क्या है, जो आपका ग्राहक है उसका सेटिस्फेक्शन देखा जाएगा कि वो कितना खुश है उस चीज़ को लेके। प्राइस मैकेनिज्म, इसके अंदर क्या होता है भाई कि जो कीमत है वो जो उनके निवेशक है वो खुद डिसाइड करते हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट कुछ भी अपना नहीं कर सकती। राइट ऑफ सक्सेशन, इसका मतलब क्या है कि यदि कोई प्रॉपर्टी मैन है तो उसका लड़का आगे प्रॉपर्टी संभालेगा, उसका लड़का मीन्स उसकी खुद की पीढ़ी की चेन है, उसमें यह नहीं है कि दूसरा कोई आएगा। जैसे एक तरह से पुराने ज़माने में राजा होता था तो उसके लड़के कोई प्रजा का नया राजा बना दिया जाता था। मोर चॉइस अवेलेबल, इसके अंदर क्या बहुत सारी चॉइस अवेलेबल है, इसलिए इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइड भी है। उसके बाद इसके अंदर क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा और इसके अंदर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। कंपनी मतलब कभी कभी कई करोड़ों का टर्नओवर एक साल के अंदर जनरेट करती है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि जो गरीब है वो गरीब बनता जाएगा और जो अमीर है वो अमीर बनता जाएगा। उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो सोशलिज्म सेंट्रल और प्लान्ड इकोनॉमी है, उसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है। इसके अंदर जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र का समावेश, तो पब्लिक सेक्टर ओनरशिप होगी, सरकारी नियंत्रण जो गवर्नमेंट इंटरफेस है वो होगा, सामाजिक कल्याण उद्देश्य जो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर वो होगी, प्रशासित मूल्य प्रणाली जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस है वो डिसाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद आय असमानता कम, जो इनकम है वो लेस होगी और उसके अंदर इनइक्वलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी, कंपटीशन है वो भी कम है और जो ग्रोथ है वो भी धीरे धीरे होती है। इकोनॉमिक प्लानिंग, इसके अंदर हर चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग के अनुसार ही सरकार निवेश करती है। नो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसके अंदर प्राइवेट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके उदाहरण हम ले सकते हैं यूएसएसआर जो सोवियत संघ था 1922 से लेके 1991 तक। उसके बाद हमारी आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसके अंदर होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके अंदर जैसा कि हमने पहले बताया कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर इसके अंदर काम करेंगे और इसका उदाहरण है हमारा भारत देश जो क्या है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट आप देख सकते हो प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। एक चीज़ और याद रखनी है कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसका मेनली दूसरा नाम क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसे कि मैं इसको अभी हाईलाइट कर देता हूँ कि आपको याद रखना कि यदि कहीं पे भी प्राथमिक क्षेत्र का जिक्र होगा तो उसका मेन मूल्य मेन नाम है जो एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित है। इसके अंदर क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होता है, इसको हम रेड कॉलर जॉब कहते हैं। ये भी आपको याद रखना भाई कि जो प्राथमिक क्षेत्र है वो किस प्रकार की जॉब है, एक रेड कॉलर जॉब है। इसके उदाहरण हम देख सकते हैं कृषि जो एग्रीकल्चर है, उसके बाद खनन, उसके बाद पशुपालन, पशुपालन मतलब एनिमल हस्बेंड्री जो खनन है वो, उसके बाद मत्स्य पालन जो मछली पालन होता है फिशरिंग होती है, उसके बाद माइनिंग, माइनिंग का भी आपको पता है, हॉर्टिकल्चर जो बागवानी है, फॉरेस्ट्री जो मतलब जंगली पेड़ वगैरह हैं, डेयरी फार्मिंग जो दूध का कारोबार है, उसके बाद क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है, उसके बाद हमारा पोल्ट्री फार्म जो मुर्गी फार्म है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर, इसके अंदर क्या होता है भाई, इंडस्ट्रियल वर्क होता है और इसका दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं कि ये एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मीन्स औद्योगिक क्षेत्र है। इसके अंदर विनिर्माण व निर्माण मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग पर काम होता है। इसका जो दूसरा नाम है वो ब्लू कॉलर जॉब है। मीन्स हम पूछ सकते हैं कि द्वितीय क्षेत्र में किस प्रकार की जॉब होती है, ब्लू कॉलर जॉब होती है। उदाहरण क्या है, जैसे कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी बिजली है, ऑटोमोबाइल है, पेट्रोल डीजल है, ऑयल रिफाइनरी। ये आपको बहुत ध्यान रखना भी कि जो ऑयल रिफाइनरी है वो द्वितीयक में आती है, लेकिन जो कच्चा तेल है क्रूड ऑयल है वो हमारा प्राथमिक के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो वाटर सप्लाई, पानी का वितरण कर रहे हैं हम, फूड प्रोसेसिंग खाद्य, एनर्जी जो ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत है, इंडस्ट्री कोई भी कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी, किसी भी प्रकार की एनर्जी का जिक्र होगा तो वो द्वितीय क्षेत्र में होगा, आपको इसका ध्यान रखना है।
मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कहीं पर भी बनावट, विनिर्माण, नॉर्मल निर्माण, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं। उसके बाद तृतीयक क्षेत्र ट्रेजरी सेक्टर, इसके अंदर हम दोनों प्रकार के लेते हैं कि जिसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का हस्तक्षेप होता है। इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जिसके अंदर सर्विस प्रोवाइडर होती है और वो सर्विस हम गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी सेक्टर को देते हैं। और इसका जो दूसरा नाम है वो है वाइट कॉलर जॉब, जिसके अंतर्गत हम शिक्षा जो एजुकेशन है, स्वास्थ्य जो हेल्थ है, बैंक जो बैंकिंग सेक्टर है, परिवहन जो ट्रांसपोर्ट है, टेलीकॉम जो हमारा संचार है, उसके बाद टूरिज्म पर्यटन, होटल और रेस्टोरेंट, ट्रेड जो व्यापार है, फिल्म एंड इंडस्ट्री, लॉयर जो वकील है, जज, कोरियर सर्विस जो भी सर्विस वाले हैं प्रोवाइडर हैं, उसके बाद पुलिस महकमा अपनी डिफेंस, उसके बाद बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोई भी पॉलिटिकल, ये जितनी भी चीज़ें वो हमारी किसके अंतर्गत आती है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं वो हम पढ़ लेते हैं, जो आपको याद रखने हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। ये आपको पॉइंट है डायरेक्ट एग्जाम के व्यू से देखना। स्वतंत्रता के समय जो भारत है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी थी, जो सबसे ज़्यादा रोजगार थे वो किसके अंतर्गत थे, कौन से सेक्टर के अंदर थे, और जो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो भी किसके अंतर्गत थे? हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत थे। ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो आज के समय में पॉइंट ऑफ व्यू है, वर्तमान समय में रोजगार है वो सबसे ज़्यादा आज भी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर ही है, लेकिन जो जीडीपी में आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा योगदान है वो कौन से क्षेत्र का है? वो तृतीय क्षेत्र का है। यह हमें याद रखना है। विकसित देशों में मैंने जैसे बताया था कि तृतीय क्षेत्र जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो मशीनरी हैं, उनका ज़्यादातर ये प्रयोग होगा। विकासशील देश जो डेवलपिंग कंट्री है उसके अंदर आज भी कृषि का प्रयोग होता है, जैसे कि हमारा देश भारत है। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर कुछ क्षेत्र हैं, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं अभी कि सार्वजनिक क्षेत्र सबसे पहले आता है। उसके अंदर क्या होता है? जो गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है पब्लिक सेक्टर के अंदर वो 50% से अधिक होता है। ये आपको याद रखना। और दूसरा उसके जो उदाहरण है, जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC, BSNL, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, ये हमारे किसके उदाहरण है? सार्वजनिक क्षेत्र गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद निजी क्षेत्र जो प्राइवेट क्षेत्र है उसके अंदर क्या होता है? गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप होता है वो 50% से कम होता है। तो जहाँ पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप 50% से कम होगा वो कौन से होंगे? निजी क्षेत्र होंगे। उसके उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि टाटा कंपनी हो गई, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, जियो कंपनी हो गई, एयर इंडिया होगी। यहाँ पे 51 से 100 तक का डाटा आता है हमारा पब्लिक सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। 49 या उससे कम का डाटा आता है निजी क्षेत्र प्राइवेट कंपनी के अंदर। उसके बाद PPP, ये आपको याद रखना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके अंदर क्या होता है? 50-50% होती है भाई, भागीदारी होती है। और ये BOT मॉडल, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है? जो शुरुआत है वो तो प्राइवेट कंपनी करती है, लेकिन गवर्नमेंट उसमें साथ में इन्वेस्टमेंट करती है, और जब वो अच्छी तरीके से वो चीज़ कामयाब हो जाती है तो गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेती है। तो ये है PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें 50-50% की भागीदारी होती है। उसके बाद रोजगार नीति के आधार पर हमने कुछ श्रेणी बांटी हैं। जैसा कि पहली श्रेणी आप देख सकते हो, संगठित क्षेत्र, जिसके अंतर्गत क्या होता है? जो संगठित क्षेत्र होते हैं हमारे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं, उसके अंदर क्या होता है? जो पहली बात तो जो सैलरी है वो फिक्स होती है, निश्चित वेतन होता है। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं, आपको मतलब प्रॉपर रिस्पेक्ट और एवरीथिंग मिलेगा। और दूसरा कानूनी संरक्षण, जो लीगल प्रोटेक्शन है वो भी मिलती है। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर खुद हो गया एक जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो, जो लार्ज इंडस्ट्री जो बहुत बड़े स्तर पर अपना कार्य कर रही है, वो सारी कंपनियां किसके अंतर्गत आती है? संगठित क्षेत्र रोजगार नीति के अंतर्गत आती है। संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्या होता है? सबसे पहली चीज़ तो भाई आपकी सैलरी फिक्स नहीं होगी। उसके बाद जो सामाजिक सुरक्षा है, जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है वो आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो लीगल प्रोटेक्शन है वो आपको नहीं मिलेगी। इसका कोई एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कोई नॉर्मल कोई स्ट्रीट वेंडर है, रेडी वाला है, पटरी वाला है, या कोई दुकान वाला है, या कोई फैक्ट्री का कोई वर्कर है, या कोई ऐसा वेंडर है जो सेवा दे रहा है, सर्विस दे रहा है, उसके अंतर्गत सारे आते हैं। तो वो सारे किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हमने पहली क्लास में पढ़ लिया भाई बेसिक एंड ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरे के अंदर हमने पढ़ा है टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स।
एक बार स्टार्टिंग से हम पॉइंट दिखा रहे थे। टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। हमने पहले आय के वर्गीकरण पे इसका प्रॉपर पढ़ा है। उसके बाद हमने विदेशी व्यापार के आधार पर, जो फॉरेन ट्रेड है उसके आधार पर हमने इसका पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा है खुली अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, बंद अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, भारत और विदेशी व्यापार कब से शुरू हुआ। जो भारत में विदेशी व्यापार था वो 1991 से पहले सीमित था, 1991 के बाद वो क्या हो गया, ओपन इकोनॉमी के अंतर्गत आ गया। उसके बाद विकास के आधार पर हमने उसका वर्गीकरण किया, जिसके अंदर विकसित, विकासशील और अल्प विकसित देशों का हमने पढ़ा है यहाँ पे। उसके बाद परीक्षा के लिए हमने जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने दिए हैं। उसके बाद जो टाइप ऑफ इकोनॉमी है वो हमने दिए है इनकम के आधार पर, और उसके बाद विदेशी व्यापार के आधार पर, फॉरेन ट्रेड के, उसके बाद जो डेवलपिंग है उसके आधार पर, उसके बाद जो जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके आधार पर। उसके बाद हमने विचारधारा के आधार पर उनकी पॉइंट बताए हैं, जैसा कि पूंजीवादी है, कैपिटलिज्म, उसके बाद समाजवादी जो सोशलिज्म जिसके अंदर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है, पूंजीवाद के अंदर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दोनों का काम होता है। उसके बाद हमने आर्थिक गतिविधियों के आधार पर इसका पॉइंट देखा, जैसा कि प्राइमरी सेक्टर है जो वो एग्रीकल्चर से संबंधित है, जिसे रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। उसके बाद जो द्वितीय क्षेत्र है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत आता है। उसके बाद तृतीय क्षेत्र व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत आता है। उसके बाद पॉइंट ऑफ एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। स्वामित्व के आधार पर इसके हमने पॉइंट बनाए थे, जैसा सार्वजनिक जो गवर्नमेंट सेक्टर है, निजी जो प्राइवेट सेक्टर है, और पीपीपी जो 50-50% की भागीदारी बोट मॉडल पर आधारित है वो। उसके बाद रोजगार नीति के आधार पर हमने उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखा था, संगठित क्षेत्र में और असंगठित में। संगठित के अंदर हमने पढ़ा है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज या बड़े उद्योग है, उसके अंदर क्या होता है, जो सैलरी आपकी फिक्स होती है, सोशल सिक्योरिटी होती है, लीगल प्रोटेक्शन होती है। लेकिन असंगठित में ना तो आपकी सैलरी फिक्स होती, ना आपको कोई सोशल सिक्योरिटी है, ना आपका कोई लीगल प्रोटेक्शन है, और इसके अंदर कोई भी स्ट्रीट वेंडर या कोई भी नॉर्मल निम्न श्रेणी के लोग आते हैं। आपने पहली क्लास पढ़ ली है, आज आपकी दूसरी क्लास है। अगले दिन मतलब कल आपको इसके एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। आपसे भी जिसने ये पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देखें, उसके बाद उसके एमसीक्यू करें, उसके बाद ये क्लास देखें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।